हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे पीआरएस संडे एग्जाम में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप सभी को मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ाया जा रहा था, जिसमें से हमारे कुछ टॉपिक हो गए थे और कुछ टॉपिक जो बच गए थे उस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो आइए एक जोश के साथ क्लास को अटेंड करते हैं और मन लगा के अच्छे से पढ़िए और नोट्स को अपने साथ में रखिए, पेन और कॉपी को ले लीजिए और जैसे मैं पढ़ाती चलूँ आप उसे सीरियल बाई ऐसे नोट करते रहिए। ठीक है, तो आइए चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करें। तो बच्चों, आज की जो मेरी टॉपिक है वो क्या है, जैसा कि बच्चों आपको शुड का प्रयोग पढ़ा दिया गया था, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, इतने प्रयोग हमने पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ विल, वुड, मस्ट, इन सभी चीजों का प्रयोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या डालेंगे बच्चों, हम यहाँ पे डालेंगे, पहले हम टॉपिक अपनी डाल लेते हैं। यहाँ पे हम डालेंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। बच्चों यही मेरी टॉपिक थी। टॉपिक का क्या नाम है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत बहुत सारे मॉडल वर्ब आते हैं, तो हम क्या आज पढ़ेंगे, हम यहाँ पे डालेंगे यूज ऑफ, पहली टॉपिक मेरी यही है, यूज ऑफ विल। क्या है, यूज ऑफ विल। अब हम यूज ऑफ विल में लिखेंगे कि यूज ऑफ विल का अर्थ क्या होता है। तो इसका जो अर्थ है, इसका अर्थ क्या होता है, अर्थ है गा, गा, गी, गा, गी, गे। ठीक है, तो बिल का अर्थ बच्चों गा, गी, गे होता है और इसका प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, इसका प्रयोग मैं ऐसे ब्रैकेट में डाल दे रही हूँ, फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर टेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों आपने जब सेल का प्रयोग पढ़ा था तब उसमें आपने पढ़ा था कि आई और बी के साथ में हम किसका प्रयोग करते हैं, आई और बी के साथ हम हमेशा सेल का प्रयोग करते हैं। और बिल जो है, बिल का प्रयोग हम आई बी को छोड़कर जितने भी हमारे सब्जेक्ट आते हैं उसके अंतर्गत हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, विल का प्रयोग करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या डालेंगे, तो फर्स्ट पर्सन आई और वी था, तो वहां पे हमने क्या किया, हमने वहां पे सेल का प्रयोग किया। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन बच्चों क्या होता है, सेकेंड पर्सन बच्चों होता है यू। क्या होता है, यू, सेकेंड पर्सन। और कौन सा पर्सन, थर्ड, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है, ही, सी। ठीक है, ही, सी, इट, दे, ये सब हमारे क्या होते हैं, ये सब हमारे होते हैं थर्ड पर्सन। तो पहला पर्सन क्या होता है बच्चों, पहला पर्सन जो फर्स्ट पर्सन होता है उसके अंतर्गत आते हैं आई और बी। आई और बी क्योंकि हमने पढ़ा था प्रोनाउन वाले पार्ट में, मैंने ये पढ़ा था कि जो पर्सन होते हैं वो हमारे तीन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आई और बी यानी कि मैं और हम आते हैं, और सेकंड पर्सन यानी कि फर्स्ट पर्सन जिससे बात कर रहा होता है वो हमारा सेकंड पर्सन होता है, जैसे कि आप। अब देखिए, जैसे कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो मैं तो फर्स्ट पर्सन हूँ, लेकिन आप सब क्या हैं, आप सब सेकंड पर्सन हैं। अब ऐसे देखिए, थर्ड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है कि जब फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से बात कर रहा होता है तो जिस व्यक्ति के विषय में बात कर रहा होता है वो हमारा होता है थर्ड पर्सन। आर यू क्लियर, आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि आखिर मैं क्या कहने का प्रयास कर रही हूँ। मैं कहने का ये प्रयास कर रही हूँ कि फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आई और बी आते हैं जिनके साथ हम सेल का प्रयोग करते हैं, और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ में विल का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे अगली टॉपिक मेरी क्या आएगी, अगली टॉपिक हमारी आएगी कि हमारी अगली टॉपिक है आई और बी, यानी कि जो क्या है हमारे फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन के साथ भी बिल का प्रयोग होता
है। तो बच्चों वो कौन सी दशा में विल का प्रयोग होता है आई और बी के साथ, तो अब हम ये जानेंगे। तो आई और बी के साथ भी विल का प्रयोग होता है जब वाक्य में धमकी यानी कि किसी को ट्रीट करना, धमकी, दृढ़ निश्चय को बेटा क्या कहते हैं, दृढ़ निश्चय को कहते हैं डिटरमिनेशन। क्या कहते हैं बच्चों, डिटरमिनेशन। अब आगे देखिए, वादा यानी कि प्रॉमिस, वादा यानी कि प्रॉमिस। तो जहां पे धमकी यानी कि ट्रीट, दृढ़ निश्चय यानी कि डिटरमिनेशन और वादा यानी कि प्रॉमिस का जहां पे बोध होता है, वहां पर हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, वहां पर हम आई और बी के साथ में विल का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए, आई और बी के साथ फर्स्ट के साथ भी विल का प्रयोग होता है जब वाक्य में क्या है, धमकी, दृढ़ निश्चय, वादा और क्या, वादा का बोध हो, जिस सेंटेंस में बात कही गई हो, वहां पर हम आई और बी के साथ में विल का प्रयोग करते हैं। लेकिन वैसे अगर देखा जाए फ्यूचर टेंस को व्यक्त करने के लिए हम हमेशा सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में विल का प्रयोग ही करते हैं। लेकिन कभी ऐसी दशाएं आ जाती हैं जिसमें जिसमें फ्यूचर टेंस की तो बात हो रही हो, लेकिन उसमें दृढ़ निश्चय, किसी बात पर बल दिया जा रहा हो, ठीक है, जोर देके उस बात को, या किसी बात में, किसी वाक्य में धमकी की बात हो रही हो, धमकी, वादा, ठीक, धमकी, वादा, दृढ़ निश्चय या स्वेच्छा की बात हो रही हो, वहां पर हम आई और बी के साथ में विल का प्रयोग करते हैं उस दशा में। ठीक, वैसे तो विल का प्रयोग सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में ही होता है। एग्जाम्पल में हम देखेंगे, पहले हम कौन सा एग्जाम्पल देखेंगे, पहले हम फर्स्ट रूल वाला एग्जाम्पल देखेंगे। पहले हम कौन सा देखेंगे, पहले हम फर्स्ट वाला रूल देखते हैं। तो फर्स्ट वाले रूल से जो एग्जाम्पल बनता है वो हम वो देखेंगे। तो जैसे कि हमारा लिखा है एग्जाम्पल, एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल जो मैं बता रही हूं आपको, जैसे लिखा है, he will go to market, ठीक, he will go to market, they will play match, ठीक, she will go to market, they will play match। उसके बाद में है she will sing a song। अब बच्चों यहाँ पे देखें, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है जो कि फर्स्ट रूल जो आपको लिखा गया फर्स्ट और सेकंड पर्सन के साथ में विल का प्रयोग होता है, तो वो वाले एग्जाम्पल हम देखेंगे। यहाँ पे लिखा है he will go to market, यानी कि he will go to market यानी कि वह बाजार जाएगा। एकदम सिंपल सा सेंटेंस है। कौन से टेंस का है, हमारे फ्यूचर टेंस का है। तो जो ये ही आया है बेटा, ही हमारा कौन सा पर्सन आता है, ही हमारा थर्ड पर्सन आता है। अब उसके बाद में देखें, दे विल प्ले ए मैच, यानी कि वे मैच खेलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो दे आया है ये हमारा कौन सा पर्सन है, ये हमारा थर्ड पर्सन है। ऐसे देखिए, सी विल सिंग ए सॉन्ग, यानी कि वह गीत गाएगी, वह एक गीत गाएगी। तो बच्चों ये हमारा क्या है, ये जो सी है, सी भी थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन के साथ में किसका प्रयोग हुआ, थर्ड पर्सन के साथ में विल का प्रयोग हुआ। अब हम और एग्जांपल देखेंगे जिसमें सेकंड पर्सन का बोध हो। जैसे लिखा है, यू विल eat the food, you will eat the food, यानी कि तुम खाना खाओगे। तो जो बच्चों यहाँ पे आया है हमारा यू है, यू हमारा कौन सा पर्सन है, यू हमारा सेकंड पर्सन है। आर यू क्लियर बच्चों, आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आशा करती हूँ। तो बच्चों आपने देखा कि थर्ड पर्सन के साथ में कैसे विल का प्रयोग होता है, कहाँ पे, और सेकंड पर्सन के साथ में विल का प्रयोग कहाँ पे, यू के साथ में विल का प्रयोग कैसे होता है।
ठीक, अब आइए चलते हैं, हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कि आखिर कैसी दशाएं जहां पे उत्पन्न होती है, जहां पे दृढ़ निश्चय, वादा और धमकी की बात आती है, वहां पर आई के साथ, आई और बी के साथ में विल का प्रयोग कैसे होता है। तो बच्चों मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी कि जो बच्चे टेंस पढ़ रहे होंगे उनको पता होगा कि फ्यूचर टेंस क्या होता है। फ्यूचर टेंस को मैं थोड़े शब्दों में, कुछ शब्दों में मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दूंगी। मैं बता रही हूँ कि फ्यूचर जो टेंस होता है बच्चों, वे भविष्य के बारे में बताते हैं, यानी कि भविष्य काल को हम क्या कहते हैं, फ्यूचर टेंस। क्या बोलते हैं, फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस में क्या होता है, फ्यूचर टेंस में जो काम हो रहा है वो काम, जो काम होने वाला है, ठीक, अभी हुआ ना हो। जैसे कि मैंने कहा कि वह बाजार जाएगा, तो यानी कि वह बाजार जाएगा, अभी गया नहीं है। जो काम होगा उसका जाने का बाजार का, वो अभी होने वाला है, यानी कि भविष्य में बताएगा। तो जब, और ये एक पहचान ये होती है फ्यूचर टेंस में, लास्ट में वाक्य में क्या आता है, गा गी गे। जैसे इसमें लिखा है कि विल का अर्थ होता है गा गी गे, वह बाजार जाएगा, पीछे गा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। दे विल प्ले ए मैच, यानी कि वह मैच, वे मैच खेलेंगे, गे आ रहा है। ऐसे सी विल सिंग ए सॉन्ग, यानी कि वह एक गीत गाएगी, अभी नहीं गा रही है, अभी गाई नहीं है, वो क्या, वो गाएगी, कब गाएगी, भविष्य, आने वाले समय में। ठीक, तो आपको पता चल गया। अब आइए चलते हैं कि दूसरे रूल से हम समझेंगे कि आखिर कहाँ पे आई और वी के साथ में विल का प्रयोग होता है। तो अब हम यहाँ पे दूसरा जो रूल है वो हम डालेंगे। अब दूसरे रूल का जो एग्जाम्पल है वो हम लिख लेते हैं। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दिया, आप भी मेरे साथ में नोट करते रहिए बच्चों। जैसे लिखा है, यू, लिखा है आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू। ऐसे दूसरा है बच्चों, आई विल टर्न आउट if you are not a silent। अब देखिए बच्चों, पहले वाले सेंटेंस में क्या है, आई विल हेल्प यू, यानी कि मैं आपकी मदद करूंगी, यानी कि मैं आपकी मदद करूंगा, मैं आपकी मदद करूंगी या मैं आपकी मदद करूंगा। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है, यहाँ पे स्वेच्छा की बात हो रही है। अब स्वेच्छा की बात कैसे, स्वेच्छा मतलब स्वयं की इच्छा से। जैसे कि हमने कहा कि हम आपकी मदद करेंगे, तो वो हमारी इच्छा है, हमारी स्वयं की इच्छा है कि हम आपकी मदद करेंगे। तो यहाँ पे किस चीज के बारे में बात हुआ, यहाँ पे बात हुआ स्वेच्छा के बारे में। ऐसे दूसरा है, लिखा है आई विल टर्न आउट इफ यू आर नॉट ए साइलेंट, यानी कि मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगी, यानी कि मैं तुम्हें बाहर कर दूंगी। इफ, यदि, यू यानी कि आप, आर नॉट ए साइलेंट, यदि आप चुप नहीं हुए, यदि आप साइलेंट नहीं हुए तो मैं क्या करूंगी, मैं आपको बाहर निकाल दूंगी। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे धमकी दिया जा रहा है कि अगर तुम चुप नहीं रहे तो मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगी। तो बच्चों पहले वाले सेंटेंस में हमने देखा कि आई विल हेल्प यू, यहाँ पे किस चीज के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे स्वेच्छा के बारे में बात हो रही है। ऐसे दूसरे में किस चीज के बारे में बात हो रही है, दूसरे में धमकी की बात हो रही है। तो ये हमारा जो एग्जाम्पल था, ये हमारा एग्जाम्पल आई से रिलेटेड था। किससे रिलेटेड था, आई से रिलेटेड था। तो आपने देखा कि आई का प्रयोग कहाँ पे किस प्रकार से करते हैं। तो अब आइए चलते हैं, हम बी का प्रयोग देखते हैं कि बी का प्रयोग किस प्रकार से होता है। तो बच्चों आप इसे ऐसे नोट करते रहिए जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जब आप अच्छे से मन लगा के नोट करेंगे तब अब हम देखेंगे कि बी का प्रयोग किस प्रकार से होता है। जैसे लिखा है, बी we will not allow to him come here। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है कि we will not allow to him come here, यानी कि हम उसे यहाँ नहीं आने देंगे, हम उसे यहाँ नहीं आने देंगे। तो यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है बच्चों
यहाँ पे दृढ़ निश्चय की बात हो रही है। अब दृढ़ निश्चय कैसे, जैसे कोई अपने बात में दम दिखाता है या उसके बात में ऐसी पावर रहती है या वो दृढ़ निश्चय होकर के कि उसकी जो बात है वो अटल है, उसे टाली नहीं जा सकती। जैसे उसने कहा कि वी विल नॉट अलाउ टू हिम कम हियर, यानी कि हम उसे यहाँ नहीं आने देंगे, तो उसकी जो बात है वो अटल है। तो यहाँ पे बात किसके बारे में हुई बच्चों, यहाँ पे बात हुई हमारी दृढ़ निश्चय। किसके बारे में बात हुई, दृढ़ निश्चय। आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों यहाँ पे जो बी आया ये हमारा फर्स्ट पर्सन है, लेकिन फर्स्ट पर्सन के साथ में अगर हमें इन सभी चीजों का अगर बोध होता है तब हम वहां पे फर्स्ट पर्सन के साथ में सेल ना लगा करके विल का प्रयोग करते हैं। अब आइए चलते हैं, हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे यूज ऑफ वुड। क्या पढ़ेंगे, यूज ऑफ वुड। यूज ऑफ वुड, यूज ऑफ वुड। अब बच्चों देखिए वुड क्या होता है, तो मैं आपको बताऊंगी बच्चों। जैसे बिल था वैसे बिल का जो पास्ट टेंस में क्या होता है, वुड होता है, यानी कि बिल का जो भूतकाल है वो हमारा क्या होगा, उसमें बिल का वुड में चेंज हो जाएगा, यानी कि बिल का क्या हो जाएगा, बिल का वुड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बिल का भूतकाल, भूतकाल यानी कि बच्चों पास्ट टेंस, बिल का भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस में क्या होता है, वुड होता है। क्या होता है, वुड, वुड, वुड हो जाता है, वुड हो जाता है। अब हम बच्चों देखेंगे कि आखिर बिल का भूतकाल में वुड हो जाता है तो वुड का प्रयोग कहाँ पे किस प्रकार से करते हैं, क्योंकि वुड का प्रयोग भी जानना जरूरी है कि वुड का प्रयोग कहाँ पे किस प्रकार से होता है। तो जैसे कि लिखा है एग्जाम्पल में जैसे बच्चों लिखा है, एग्जाम्पल में लिखा है he wrote me that he would come here soon। तो बच्चों बिल का पास्ट टेंस में वुड होता है, तो एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि कैसे कहाँ पे वुड का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे लिखा he wrote me that he would come here soon, यानी कि यहाँ पे होगा, यहाँ पे बच्चों होगा ही, क्या होगा, ही। तो ही रोट मी यानी कि उसने मुझे लिखा दैट की, यानी कि उसने मुझे लिखा था दैट की ही वुड कम हेयर सून, यानी कि वह जल्द ही यहाँ आएगा। तो क्या होगा, इसकी हिंदी ये होगी कि उसने मुझे लिखा था कि वह यहाँ जल्द ही आएगा। तो यहाँ पे बात जो हुई वो यानी कि भूतकाल की बात थी कि उसने मुझे लिखा था, कब लिखा था, भूतकाल में लिखा था कि वह यहाँ जल्द ही आएगा। तो यहाँ पे किस चीज का प्रयोग हुआ, यहाँ पे बच्चों हमारा वुड का प्रयोग हुआ। किस चीज का प्रयोग हुआ, वुड का प्रयोग हुआ। अब आइए हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लिखा है The problem was how the problem was how I he would reach there। देखिए द प्रॉब्लम वाज हाउ ही वुड रिच देयर, यानी कि यहाँ पे बताया गया कि यही समस्या थी कि वह वहाँ कैसे पहुंचेगा, वहाँ कैसे पहुंचेगा। समस्या क्या है, समस्या ये है कि वह जो व्यक्ति है वह वहाँ कैसे पहुंचेगा, यानी कि जिस स्थान पर उसे जाना है उस स्थान पे वह कैसे पहुंचेगा। तो यहाँ पे बच्चों किस चीज का प्रयोग हुआ, यहाँ पर वुड का प्रयोग हुआ। कौन सी समस्या थी कि वो वहाँ पे कैसे पहुंचेगा। ठीक, तो ये भी बात जो हुई कि यही समस्या थी, यानी कि यह समस्या थी कि वह
वह वहां कैसे पहुंचेगा। तो यहाँ पे बच्चों बात हुई, जो समस्या थी वो पास्ट टेंस की थी। ठीक, तो आपको पता चला कि वुड का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं। अब हम दूसरा देखेंगे कि किस प्रकार से, यानी कि और किस चीज के लिए वुड का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी वुड का प्रयोग किया जाएगा। अब वुड का प्रयोग इसके लिए किस प्रकार से किया जाएगा। अक्सर बच्चों जब हम किसी को निवेदन करते हैं, यानी कि जब किसी से रिक्वेस्ट करते हैं या परमिशन लेते हैं, तो वो जो सेंटेंस होता है उसकी शुरुआत इंट्रोगेटिव सेंटेंस से होती है। किससे होती है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस से होती है। तो बच्चों जैसे कि मैं अभी एग्जाम्पल लिखूंगी यहाँ पे, जैसे एग्जाम्पल में लिखा है, एग्जाम्पल में लिखा है would you please lend me your book। अब बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है बुक, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा, क्योंकि अभी जैसे कि मैंने बताया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए वुड का प्रयोग किया जाता है। तो would you please lend me your book, यानी कि क्या आप मुझे अपनी किताब उधार दे देंगे, क्या आप मुझे अपनी किताब उधार देंगे, क्या आप अपनी किताब मुझे उधार देंगे। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट की गई, निवेदन किया गया, किस चीज के लिए, किताब के लिए, कि क्या आप अपनी किताब मुझे उधार देंगे। ठीक है, तो ये बात किस चीज के लिए हुई, ये बात हुई हमारी पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। तो आप इसे ऐसे नोट कर लीजिए, यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल में, ऐसे बच्चों दूसरा एग्जाम्पल है would you like to have a cup of tea with me। अब देखिए दूसरे वाले सेंटेंस में लिखा है would you like to have a cup of tea with me, यानी कि क्या आप मेरे साथ एक कप चाय पीना पसंद करेंगे, क्या आप मेरे साथ एक कप चाय पीना पसंद करेंगे। तो यहाँ पे भी पोलाइट रिक्वेस्ट की बात की गई, यानी कि नम्र निवेदन, यानी कि ऐसा कहा गया कि क्या आप मेरे साथ एक कप चाय पियेंगे। तो बच्चों इस वाले सेंटेंस में आपने दो सेंटेंस देखा, दोनों सेंटेंस हमारे इंट्रोगेटिव में हैं, और दोनों सेंटेंस में किस चीज का यूज किया गया है, दोनों सेंटेंस में वुड का प्रयोग किया गया है। किस चीज के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। अब आइए चलते हैं, हम आगे देखते हैं, इसे आप ऐसे नोट कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हमारी है, नेक्स्ट टॉपिक भी इसी से रिलेटेड है कि बिल का प्रयोग और किस चीज के लिए होता है। बिल का प्रयोग होता है आदत या अभ्यास के लिए, आदत या अभ्यास के लिए। अब बच्चों आदत या अभ्यास के लिए किस प्रकार से बिल का प्रयोग होता है, तो एग्जाम्पल जब आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा। जैसे एग्जाम्पल में लिखा है ऑन संडे I would go to टेम्पल। देखिए ऑन संडे आई वुड गो टू टेम्पल, यानी कि रविवार को हम क्या करते थे, रविवार को हम मंदिर जाया करते थे। यानी कि उनकी आदत थी कि वे रोज रविवार को क्या, यानी कि रविवार को वो क्या करते थे, हर रविवार को वे मंदिर जाया करते थे। तो यहाँ पे उनकी एक आदत सी बन गई थी। तो ये हमारा किस में आएगा, ये हमारा आएगा आदत में। ठीक, तो इसमें किस चीज का प्रयोग किया गया, इसमें प्रयोग किया गया, सॉरी यहाँ पे विल नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे वुड का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, वुड का प्रयोग होगा। अभी सही कर लीजिएगा थोड़ा सा। अब दूसरा एग्जांपल है, जैसे लिखा है माई मदर वुड, यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा सही करिए, लिखा है sometime my mother would not give
गिव अस फूड। बच्चों यहाँ पे देखिए लिखा है सम टाइम। सम टाइम यानी कि कभी कभी, कुछ समय, यानी कि माई मदर वुड नॉट गिव अस फूड, यानी कि कभी कभी मेरी माता जी, कभी कभी मेरी माता जी हमें क्या नहीं देती थी। मेरी माता जी, यहाँ पे बेटा मी है, मेरी माता जी मुझे भोजन नहीं दिया करती थी। कभी कभी मेरी माता जी मुझे भोजन नहीं देती थी। तो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे एक आदत सी थी कि उनकी उनकी मम्मी कभी कभी उन्हें भोजन नहीं दिया करती थी। तो यहाँ पे बच्चों किस चीज का प्रयोग हुआ? यहाँ पे बच्चों वुड का प्रयोग किया गया, जैसे इस वाले सेंटेंस में वुड का प्रयोग किया गया था। अब आइए चलते हैं, हम देखेंगे कि मस्ट का प्रयोग कहाँ पे किस प्रकार से होता है। तो हम यहाँ पे क्या डालेंगे? यहाँ पे डालेंगे यूज ऑफ मस्ट। क्या डालेंगे? यूज ऑफ मस्ट। अब मस्ट क्या होता है बच्चों? जैसे शुड का अर्थ क्या होता था? शुड का अर्थ होता था चाहिए। क्या होता था? शुड का अर्थ होता था चाहिए। वैसे सेम मे का अर्थ भी क्या होता है? मे का अर्थ भी होता है चाहिए। वो मस्ट का अर्थ भी क्या होता है बच्चों? चाहिए। अब देखिए चाहिए कैसे? जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है कि शुड की भांति मस्ट का अर्थ भी चाहिए होता है। क्या होता है? चाहिए होता है। लेकिन यह क्या होता है? लेकिन यहाँ शुड से अधिक तीव्र होता है। शुड से अधिक तीव्र होता है। जो मस्ट होता है, मस्ट का प्रयोग बच्चों, मस्ट का प्रयोग जहां पर काम अवश्य हो, यानी कि काम अवश्य हो, वहां पर हम किस चीज का प्रयोग करते हैं? वहां पर हम प्रयोग करते हैं मस्ट का। वहां पे मस्ट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? मस्ट का प्रयोग किया जाता है। मस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों यहाँ पे लिखा है कि शुड की भांति मस्ट का अर्थ भी क्या होता है? चाहिए होता है। लेकिन यह शुड से अधिक तीव्र होता है। मस्ट का प्रयोग जहां पर काम अवश्य हो, वहां पर किस चीज का प्रयोग किया जाता है? मस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों काम जैसे जहां पे ज्यादा जरूरी हो, जैसे कि मैंने कहा कि तुम्हें यह दवा प्रतिदिन यानी कि रोजाना लेनी चाहिए, तो तुम्हारे लिए वो दवा बहुत ही जरूरी है। तुम्हें अवश्य उस दवा को क्या करना चाहिए? रोज सेवन करना चाहिए। तो वहां पर हम किस चीज का प्रयोग करते हैं? वहां पर हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। तो हम एग्जाम्पल में देखेंगे, जैसे एग्जाम्पल में लिखा है, you must take this medicine रेगुलरली। यू यानी कि आपको, मस्ट मतलब चाहिए, टेक मतलब लेना, दिस मेडिसिन यानी कि इस दवा को, रेगुलरली मतलब नियमित। तुम्हें इस दवा को यानी कि आपको यह दवा क्या करना चाहिए? नियमित रूप से लेना चाहिए। तो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे जो बात हुई वो बात हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। तो इसलिए हम यहाँ पर किस चीज का प्रयोग किए? मस्ट का प्रयोग किए। तो इसे आप ऐसे नोट कर सकते हैं। ऐसे बच्चों हमारा दूसरा एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल जैसे लिखा है, दूसरा एग्जाम्पल है हमारा कि we must love our motherland, यानी कि हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने मातृभूमि की
मातृभूमि से प्रेम रखना चाहिए। तो यहाँ पे बच्चों ये बात हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये हमारा दायित्व बनता है कि हमें अपनी मातृभूमि से प्रेम रखना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। तो यहाँ पे किस चीज का प्रयोग हुआ, यहाँ पे प्रयोग हुआ मस्ट का। तो ये जो दोनों एग्जाम्पल हैं ये हमारे लिए एक तो आवश्यक है, एक तो आवश्यकता व्यक्त कर रहा है, ठीक, एक तो क्या व्यक्त कर रहा है, आवश्यकता व्यक्त कर रहा है, और एक हमारा क्या कर रहा है, आदत को, आदत नहीं, उत्तरदायित्व को, किस चीज को, उत्तरदायित्व को व्यक्त कर रहा है, ठीक। तो आपने देखा। अब देखिए कि धारणा और निष्कर्ष के लिए किस प्रकार से मस्ट का प्रयोग होता है, धारणा या निष्कर्ष के लिए, धारणा या निष्कर्ष के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है, मस्ट का प्रयोग इसके लिए भी किया जाता है। तो एग्जाम्पल में जैसे लिखा है, एग्जाम्पल में लिखा है कि एम एल शर्मा must be a good सर्जन। एम एल शर्मा मस्ट बी ए गुड सर्जन, यानी कि एम एल शर्मा को एक अच्छा सर्जन होना चाहिए। तो ये निष्कर्ष क्या निकल रहा है, निष्कर्ष ये निकल रहा है कि जो एम एल शर्मा है वो बहुत ही अच्छे सर्जन हैं, जिस वजह से उन्हें, एम एल शर्मा को एक अच्छा सर्जन होना चाहिए, क्योंकि उन्हें उस क्षेत्र में ज़्यादा रुचि है, ज़्यादा इंटरेस्ट है, इस वजह से उन्हें एक अच्छा सर्जन होना चाहिए। तो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे मस्ट का प्रयोग किया गया। ऐसे दूसरा हमारा और सेंटेंस है, दूसरा एग्जाम्पल जैसे हमारा है, दूसरा एग्जाम्पल इसे आप ऐसे नोट कर सकते हैं, दूसरा है my friend must be come hear this time। अब बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है माई फ्रेंड मस्ट बी कम हेयर दिस टाइम, यानी कि मेरे मित्र को यहाँ पर, यानी कि इस समय यहाँ होना चाहिए। तो उनकी जरूरत को व्यक्त किया जा रहा है, यानी कि उस व्यक्ति की जरूरत, उस, यानी कि मेरे मित्र की उपस्थिति, यानी कि जो उसका मित्र है उसकी उपस्थिति बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। तो इसलिए उनका होना, उनका उपस्थित होना ज्यादा जरूरी है मित्र का। तो इसीलिए यहाँ पर किस चीज का प्रयोग किया गया, यहाँ पे मस्ट का प्रयोग किया गया। तो पहले वाले में निष्कर्ष निकल रहा है कि एम एल शर्मा एक अच्छे सर्जन है, दूसरे वाले में माय फ्रेंड, यानी कि जो मेरा मित्र है उसकी उपस्थिति बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, इसीलिए उसे उस समय यहाँ पे होना चाहिए, ठीक। आपको ये पता चला। अब आप देखेंगे कि आखिर मस्ट का प्रयोग और कहाँ पे, किस रूप में होता है। तो आपने दो रूप देख लिया, एक तो आपने देखा आवश्यकता और उत्तरदायित्व के लिए किस प्रकार से मस्ट का प्रयोग होता है, और दूसरा आपने देखा धारणा और निष्कर्ष के लिए मस्ट का प्रयोग किस प्रकार से होता है। तो आप इसे ऐसे नोट कर सकते हैं। जब आप इसे ऐसे नोट करेंगे अच्छे से, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब हम देखेंगे कि और कहाँ पे मस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो मस्ट का प्रयोग एक होता है हमारा, जैसे एग्जाम्पल में लिखा है, एग्जाम्पल में लिखा है you must not play in sunlight, ठीक। यू मस्ट नॉट प्ले इन सनलाइट, यानी कि तुम्हें धूप में नहीं खेलना चाहिए, ठीक है, तुम्हें धूप में नहीं खेलना चाहिए। आपको एक सुझाव दिया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि आपके लिए जो धूप है वो फायदा तो करता है, लेकिन आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। तो इसीलिए आपको धूप में क्या नहीं करना चाहिए, आपको धूप में नहीं खेलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, जहाँ पे चेतावनी दी जा रही हो, ठीक है, किसी चीज को लेकर के चेतावनी व्यक्त किया जा रहा हो, वहां पर हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, वहां पर हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। ऐसे दूसरा हमारा और है, दूसरा जैसे लिखा है, दूसरा लिखा है कि we must not
स्मोक इन द टेम्पल। अब देखिए, यू मस्ट नॉट स्मोक इन द टेम्पल, यानी कि हमें मंदिर में धूम्रपान नहीं करना चाहिए। तो हमारे लिए चेतावनी है कि अगर हम मंदिर पे जाते हैं तो वहां पर ऐसी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए जो हमारे लिए अच्छा ना हो। तो जो ये दो एग्जाम्पल आपके हैं, ये दोनों एग्जाम्पल आपकी चेतावनी के रूप में आते हैं। तो बच्चों आपको पता चल गया होगा कि आखिर मस्ट का प्रयोग चेतावनी के लिए किस प्रकार से करते हैं। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं, जैसे हमें सड़क पर ध्यान से चलना चाहिए, ठीक है, हमें सड़क पर दौड़ना नहीं चाहिए। तो हमारे लिए ये क्या है, हमारे लिए एक चेतावनी है। जैसे कि हम सड़क पर चलते हैं तो हमें हेलमेट लगा करके चलना चाहिए, तो ये क्या हमें चेतावनी दिया जा रहा है। अगर हम हेलमेट लगा के नहीं चलेंगे तो क्या होगा कि दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं। तो जो चीज हमारे लिए ज्यादा आवश्यक होती है, ज्यादा अधिक तीव्रता व्यक्त किया जाता है, वहां पर हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो से जुड़े रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है।